Hello everyone, welcome to the new session journey of class 10. My name is रविंदर सिंह और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और सबसे पहले आज हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे। बट इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल आपके 7 टॉपिक्स हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेसिक व्हाट आर रियल नंबर। कि चैप्टर का जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या कहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। थर्ड हम स्टडी करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देन उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन उसके बाद हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देन हम प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स और नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब ये हम टोटल 7 टॉपिक्स को इस पूरे चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। अब ये टॉपिक्स हमारे क्या एक्सप्लेन करते हैं तो वन बाय वन मैं यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। देन फिर हम फर्दर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा व्हाट आर रियल नंबर। रियल नंबर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो आप ऑलरेडी क्लास 9 में स्टडी करके आए। आपका क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम। अब अगर हम नंबर सिस्टम को क्लासीफाई करें तो वो हमारे 2 टाइप के नंबर्स होते थे। अगर हम यहाँ पर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाए तो जो हमारा नंबर सिस्टम होगा वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक हमारा होता है रियल नंबर और एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे 11 12 तो इस करके ये टॉपिक हमारा अभी इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको भी हमने फोकस नहीं करना। अभी हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आपने 9 क्लास में पढ़े होंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स दे आर नोन एज रियल नंबर। मतलब जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होंगे और इरेशनल नंबर्स होंगे तो उन सारे को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे नए टाइप के नंबर्स बन जाएंगे दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब मैं यहाँ पर आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल नंबर मतलब एक ऐसे नंबर जो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 1/2 2/3। अगर आपके माइंड में आ रहा होगा क्या 0 हमारा रैशनल होगा, यस होगा, बिकॉज 0/1 लिख सकते हैं, 0/-1 लिख सकते हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब ऐसे नंबर्स जो हम p/q में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और इरेशनल नंबर्स कैसे होंगे, ऐसे नंबर्स होंगे जो हमारे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, लाइक √2 √3। जितने भी हमारे √2 वाले नंबर्स होते हैं, रूट वाले नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो हमारा 2 बन जाएगा और 2 हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस करके ऐसे रूट वाले नंबर जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ऐसे नंबर्स हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। और पाई भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर्स होगा। अब आप बोलोगे सर पाई तो हमारा 3.14 होता है या फिर हम 22/7 लिखते हैं, वो हमारे से न्यूमेरिकली वैल्यू के लिए या फिर यूज करने के लिए हम उसको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यूज करते हैं और दे आर रैशनल नंबर। बट अगर जनरली देखा जाए तो पाई हमारा इरेशनल होता है बट 22/7 हमारा रैशनल नंबर होता है। तो ये तो हो गए हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब इसके बाद अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो रैशनल हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। रैशनल में हमारे 2 पार्ट की, क्योंकि एक होता है हमारा फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता
और देन उसके बाद आता है हमारा इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा हमारा होल क्वांटिटी का होता है। कभी आपने सोचा है कि आप कभी ये बोलोगे किसी को कि यार मेरे पास रोटी है और रोटी के मैंने 3 टुकड़े करे, तो नेगेटिव मैंने उसको दे दिया, पॉजिटिव मैंने खा लिया? नहीं। कबर कभी भी अगर हम किसी नंबर की डिवीजन या फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव पे नहीं होता। तो इसलिए रैशनल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हमारा फ्रैक्शन और एक हमारा इंटीजर। फ्रैक्शन में हमारे जो ऊपर वाले नंबर्स या नीचे वाले नंबर्स होंगे दे ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और इंटीजर्स हमारे आपको पता है कि क्या होते हैं, नेगेटिव्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। तो ये हमारे जो अगर इंटीजर्स देखा जाए तो ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। मैं इंटीजर्स को भी क्लासिफाई करूं तो अगर मैं यहाँ पर सारे 0 नंबर्स ले लूं और 1 2 3 नंबर्स ले लूं तो वो हमारे नंबर्स कैसे बन जाते हैं, होल नंबर्स। और अगर मैं 1 2 3 ले लूं, पॉजिटिव नंबर्स ले लूं, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। और ये हमारे क्या बन गए, नेगेटिव नंबर। क्योंकि इंटीजर्स हमारे 3 टाइप के, क्योंकि उसमें क्या होगा, 0 भी होगा और वो पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। बट पॉजिटिव नंबर्स जिसमें 0 इंक्लूड होगा तो दे आर नोन एज होल नंबर, और अगर 0 इंक्लूड नहीं होगा तो दे आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो ऐसे हमने क्या किया, एक नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन कर दी जो आप ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हो। तो रियल नंबर्स, तो यहाँ पर आपको पूरा क्लियरली समझ आ गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, the combination of rational, irrational, integer, fraction, whole number, natural number और नेगेटिव नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स आपके किस कैटेगरी में आएंगे, रियल नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। तो ये था आपका एक बेसिक हमारा कंसेप्ट रिगार्डिंग रियल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर रियल नंबर, तो डायरेक्टली आप उसे आंसर दोगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो यहाँ पर आपने पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बेसिक अगर हम सिर्फ रफली अगर स्टडी करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा कहाँ यूज होगा, ये हमारा सिर्फ डिविजिबिलिटी के लिए यूज होगा। जैसे सपोज आपने 2 नंबर्स ले लिए ए एंड बी, सपोज ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पर आपने मान लिया कि जो a हमारा क्या है, लेस है b से, तो मतलब b के हमारा ग्रेटर नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं तो बाय रूल आप छोटे नंबर से क्या करोगे, बड़े नंबर को डिवाइड करोगे। तो सपोज मान लो मैं b को a से डिवाइड करता हूँ। अब a हमारा अगर डिवाइड करे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, डिविडेंड। अब आपको पता है कि अगर मैं किसी चीज को किसी से डिवाइड करूंगा तो कुछ वैल्यू आपकी आएगी और कुछ बच जाएगी, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चन, और जो आपका कुछ बच जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। और अगर मैं इसी चीज को अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे डिविडेंड की क्या करनी है, रिकवरी करनी है। रिकवरी मतलब कि अगर आपने इसको डिवाइड किया तो इसको अगर मैं दोबारा पूरे नंबर को बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा डिविडेंड होगा वो किसके बराबर होगा, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, और जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही चीज आपको हम इक्वली डिवीजन लेमा में सीखनी है। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, सिर्फ नंबर को डिवाइड करेंगे। और इक्वली डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आप अभी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो या फिर आप उसे फ्यूचर में डिवाइड कर रहे हो, वो हमेशा वही रिमाइंडर देगा और वही आपका क्या देगा, क्वेश्चन देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 14 नंबर है और आप इसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे। आज आप प्रेजेंटली अभी क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर रहे हो, तो 3 4 जा 12, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप 10 साल बाद इसी नंबर को डिवाइड करो, अगर आप 10 साल बाद भी करोगे 14 को 3 से डिवाइड, तो तब भी आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 3 4 जा 12 लिखोगे और रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो मतलब ये टर्म आपकी कभी भी चेंज नहीं आएगी, तभी आपकी वहां पर क्या लिखा हुआ है, यूनिक लिखा हुआ है नंबर। तो मतलब
अपार्ट फ्रॉम दिस की मतलब अगर आप अभी इसे डिवाइड करो या फिर फ्यूचर में डिवाइड करो, आपका रिमाइंडर और क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं आना चाहिए, नंबर आपके वही होने चाहिए। ये नहीं कि आप अभी 14 को 3 से डिवाइड कर रहे हो और 14 को बाद में 5 से डिवाइड कर रहे हो, फिर आप बोलोगे कि सर स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। नहीं, आपकी वैल्यूज भी वही होनी चाहिए जो आप अभी डिवाइड कर रहे हो और अभी बाद में। और आपको ये भी पता है कि जो रिमाइंडर आपका कब बचता है, जब उसकी वैल्यू हमारी डिवाइजर से क्या आ जाए, छोटी आ जाए, जब हम उसको डिवाइड करना बंद कर दें। तो यहां से आपको एक रिलेशन पता चला कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और आपका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन ए होगा। तभी हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो यही आपका कंसेप्ट आपका यूज होगा फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ एनी टू इंटीजर, और इसके हम वर्ड प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे जब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी करेंगे। तो ये था आपका एक बेसिक कंसेप्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा का। नेक्स्ट टॉपिक जो आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है वो है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अब ये बनाया किसने, ये बनाया था यूक्लिड डिवीजन लेमा ने। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कर रहा है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर रहा है जिसको उसने नाम दे दिया एल्गोरिथम। अब वो कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा है, वो स्टेप फॉलो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ बिटवीन टू नंबर्स या फिर मोर देन टू नंबर्स। तो यहां पर हमारा क्या करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर और मोर देन टू नंबर्स by step procedure जिसको उसने क्या नाम दे दिया, एल्गोरिथम। अब वो कैसे फाइंड आउट करेगा, अब जैसे आपने अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा कि अगर आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, और अगर ए आपका बड़ा है बी से तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो वो इसी कंसेप्ट को यूज करेगा और एचसीएफ को फाइंड आउट करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको दो नंबर दे रखा है 55 और 130। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आपको सिर्फ उसी कंसेप्ट को यूज करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि ग्रेटर कौन सा है, उसको आप ए लेट करोगे और जो स्मॉलर है उसको आप बी लेट करोगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका ग्रेटर है, तो इसको आपने क्या लेट कर लिया कि ए, जो आपका बी है जो आपका क्या बन गया 55। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ए को बी से डिवाइड करोगे। तो 130 यहाँ पर लिखा और 55 यहाँ पर लिखा। अब 55 टू जा अगर करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 110 आया। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया 20। बट अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 130 इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20, ये आपका रिमाइंडर है। बट क्या यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो यहाँ पर आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हो और अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो देन आप फर्दर उसको अप्लाई करोगे, और जब तक आप अप्लाई करते चलोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बट अब आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका रूल क्या कहता है कि अगर आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो आपका पहले डिवाइजर था अब वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो जैसे ही यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये आपका क्या बन गया, डिविडेंड। तो यहाँ पर आप लिखोगे 55 और ये आपका बन गया 20, और देन आप फर्दर इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब 22 जा क्या लिखोगे 40, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 15। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो 55 बराबर है 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 15। क्या आपका रिमाइंडर अभी 0 आया, नहीं आया। तो दैट मीन्स यहाँ पर आप अगेन क्या करोगे, r इज नॉट इक्वल टू 0, और देन फर्दर आप यहाँ पर डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे 20, तो देन आप फर्दर क्या करोगे, 20 को 15 से डिवाइड करोगे।
तो 15 वन जा 15, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 5। तो यहाँ पर आप लिखोगे 20 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, और क्या है यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया। तो जब तक आप फर्दर इसको अप्लाई करते चले जाओगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अगेन बनाओगे 15 और 5 3 जा 15, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। तो यहाँ पर आपका 0 आ गया, बट अब किस नंबर ने इसको 0 बनाया, इस 5 ने। तो दैट मीन्स इन दोनों का जो नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हमारा कितना होगा, 5 होगा, बाय यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इतना याद रखना, इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम इक्वली डिवीजन लेमा नहीं बनाया, क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है जिससे वो एचसीएफ फाइंड आउट कर रहा है बिटवीन 2 नंबर्स या फिर मोर देन 2 नंबर्स। तो इस कंसेप्ट को और डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका इस चैप्टर में आपने स्टडी करना है, वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर आपका ऑलवेज कैन बी, आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो आपके जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा यूनिक होंगे, बेशक उसको आप अरेंज कर सकते हो आइदर आगे या पीछे। तो अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला कंपोजिट नंबर। अब कई बच्चों को कंपोजिट नंबर्स नहीं पता होता, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डिफरेंस बता देता हूँ कि हमारे 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, कंपोजिट और एक प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, लाइक 4 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो उसका एक 1 फैक्टर हो सकता है, 2 फैक्टर हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो मतलब वो हमारे कंपोजिट नंबर्स है। और अगर मैं 3 की बात करूं तो वो हमारा प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 एंड 3 नंबर सेल्फ, तो वो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि अगर आपका कोई भी एक हमारा कंपोजिट नंबर है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। अब वो आप कैसे करोगे, बाय यूजिंग फैक्टर ट्री भी कर सकते हो और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। जैसे सपोज मान लो मैंने यहाँ पर आपका फैक्टर ट्री यूज किया, तो फैक्टर ट्री क्या होगा जो आपने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में स्टडी कर रखा है। 40 सपोज आपका नंबर है, तो यहाँ पर आपने नंबर वो वाले चूज करने हैं जो आपके प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आपने 2 यूज किया, तो 2 इंटू 20 हमारा क्या बन गया 40। देन आपने 20 को फिर अगेन क्लासीफाई किया, 2 10 जा 20। देन आगे आपने क्लासीफाई किया 2 5 जा 10। अब 5 2 और 2 अगर देखा जाए तो ये सारे नंबर्स क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो आपने क्या कर दिया, एक फैक्टर ट्री से रिप्रेजेंट कर दिया एक कंपोजिट नंबर को इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स, और इसको आप पावर नोटेशन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 40 इज इक्वल टू 2 आपका कितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 आपका कितनी बार रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 टाइम। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको इन द फॉर्म ऑफ पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें, तो आप उसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। अगर यही क्वेश्चन अगर आपको आ जाए और बोले कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व करके दिखाएं, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे। सपोज यहाँ पर आपको 40 दे रखे हैं, तो 2 इंटू 20 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, और अगेन आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे 40 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये आपका क्या बन गया, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यही आपका एक कंसेप्ट है जो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अभी आपने स्टडी किया कि ये हमारे कंपोजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। बट अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से आप बिटवीन 2 नंबर्स या फिर मोर देन 2 नंबर्स एचसीएफ भी निकाल सकते हो और एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको सपोज क्वेश्चन दे रखा होगा कि सपोज आपको दे रखा है 4 16 एंड 32, और आपको बोला जाएगा कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये आपको कौन से मेथड से निकालना है, बाय यूजिंग
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, अलग अलग आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं इन नंबर्स के। 4 हम कैसे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 16 आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और 32 अगर आप लिखोगे तो 16 8 4 2 1। तो इसी को आपने क्या करना है, पहले इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लाइक 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो तीनों में कॉमन फैक्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है, ये नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, बट ये हमारा आईसीएफ में नहीं आ सकता क्योंकि तीनों में वो कॉमन आना चाहिए। तो ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर आपका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2, तो ये हमारा नंबर क्या बन गया 4। बट अगर हम एलसीएम की बात करें तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो तो बन गया, बाकी अगर देखना है कि दो में कोई कॉमन आ रहा है तो वो भी आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका बन गया 2 इंटू 2। अब जो नॉन कॉमन है उसको भी आपने लिख देना है। तो आपका आंसर क्या बन गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 32। तो ये आपका बन गया एलसीएम और ये आपका बन गया एचसीएफ। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर आपकी एक और एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर आपको एक रिलेशन भी बताया जाएगा जो आप यूज करोगे मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आपको दो नंबर दे रखे होंगे और आपको एलसीएम और एचसीएफ में से एक नंबर आपको गिवन होगा, दूसरा आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या रिलेशन है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपको रिलेशन याद रखना है, बट इस रिलेशन के साथ एक पॉइंट और याद रखें, ये रिलेशन आपका सिर्फ बिटवीन टू नंबर्स के लिए वैलिड है। अगर मोर देन टू नंबर्स होगा तो इस रिलेशन को यूज मत करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये आपका रिलेशन ओनली फॉर टू नंबर्स के लिए वैलिड है। या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और हाईलाइट करके लिख सकते हो कि ये रिलेशन ओनली एप्लीकेबल फॉर बिटवीन टू नंबर। मोर देन टू नंबर्स के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला ही मेथड यूज करना पड़ेगा। वो अभी आपको यहाँ पर नहीं सिखाया जा रहा है क्योंकि वो हायर क्लासेस का टॉपिक है कि बिटवीन थ्री नंबर्स का क्या रिलेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर दो नंबर्स दे रखे होंगे और अगर आपको एचसीएफ गिवन है और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला लॉन्ग स्टेप आपको यूज नहीं करना, आप इस शॉर्ट वाले मेथड को यूज करके एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो है हमारा प्रूविंग इररेशनैलिटी नंबर। आपको पता है कि इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारे रूट में रिप्रेजेंट होते हैं, लाइक √2, √5, √7, √11, या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इररेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे इररेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे आपने अभी स्टडी किया √2, √3, √7 ये वाले नंबर्स, या फिर √3 + 5, यहाँ पर ये रैशनल है और ये इररेशनल है, बट रिजल्टेंट नंबर क्या होगा, इररेशनल होगा। एक ऐसे वाले नंबर्स, या फिर आप डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, आपके ऐसे नंबर्स भी क्या होंगे, इररेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको तीन केसेस वाले स्टेप आपको सिखाए जाएंगे क्वेश्चन, जिसका आपको प्रूविंग सीखना है और एज इट इज पेपर में वो क्वेश्चन आएगा और आपको वो जो प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इसको प्रूव करना है, वो एज इट इज आपको समझ के और उसको प्रैक्टिस करके वही चीज आपको वहां पर रिप्रेजेंट करके आनी है अपने एग्जाम में। अब वो कौन से टाइप के हैं, तो जो आपका फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन है वो हमारे सिंगल वाले नंबर, जैसे √2, √3, √5, √7,
√11 एंड सो ऑन। तो ऐसे वाले आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे जिसमें सिर्फ ओनली रूट वाले नंबर्स होंगे। दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स होगा, या फिर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो ऐसे वाले नंबर्स हो सकते हैं। और इरेशनल के साथ आपका कोफिशिएंट भी कुछ और हो सकता है, लाइक 2 + 3√5 हो, या फिर 5 + √3/7 हो। तो मतलब ऐसे वाले नंबर्स भी हो सकते हैं जिससे आपको प्रूविंग के लिए आ सकते हैं। और थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें आपके दोनों नंबर्स क्या होंगे, रूट वाले, आइदर वो माइनस में हो या फिर वो प्लस में हो। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को हमने स्टडी करना है। जब हम फर्दर अपना चैप्टर को स्टडी करेंगे तो ये आप 3 केसेस वाले क्वेश्चन को आप पूरा स्टडी करोगे और एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक टाइप का आपके पेपर में आएगा और आप उसको सॉल्व करके आओगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपने इस चैप्टर में स्टडी करना है, वो है हमारा नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। आपको ये बताना है कि वो जो रैशनल नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस समझा देता हूँ। अगर आप उसे भूल गए हो तो दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको पता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक ऐसे नंबर्स जो हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसमें हमारा q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और p एंड q हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर रैशनल नंबर्स हमारे 2 कैटेगरी होते हैं, आइदर वो हमारे टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा उसका रिमाइंडर बच रहा है। अब टर्मिनेटिंग मतलब आइदर वो डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करे या फिर विदाउट डेसिमल बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 2.5। बेशक उसने डेसिमल लिया पर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तब भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो दैट मीन्स आइदर वो नंबर हमारा डेसिमल में आए या फिर वो विदाउट डेसिमल, आपका रिमाइंडर रिमूव होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब लाइक आपने 10 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 3.3333। तो मतलब रिमाइंडर आपका हमेशा बचता चला जाएगा। तो वो हमारे क्या नंबर कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर आपने रैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग को आपने एक और नाम दे दिया जिसको हमने क्या नाम दिया, रिपीटिंग। और रिपीटिंग वाले नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बार। तो 3.33 को हम 3.3 के ऊपर बार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दे आर रिपीटिंग और रिकरिंग, रिपीटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं। तो यही चीज आपको पहले समझानी थी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बट अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए और आपको वो बोले कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग आपको ये बताना है कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि डिनोमिनेटर में अगर आपका नंबर 2 और 5 की फॉर्म में है देन तो आप डायरेक्टली उसको लिख दोगे विदाउट एक्चुअली कैलकुलेट करे कि वो हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है। और अगर आपका नीचे नंबर फैक्टर आपका 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है तो देन आप उसे सीधा लिख दोगे दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर आपका नंबर लिखा हुआ है 43 और नीचे आपका नंबर आ गया 125। अब वो बोलेगा कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग बताना है कि वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स में कौन सा टाइप का है, आइदर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम 125 अगर देखा जाए तो 5 का क्यूब होता है। अब नीचे हमेशा याद रखना आइदर आपका 2 और 5 की फॉर्म में आए या फिर आइदर 2 और 5 की फॉर्म में आए, वो हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग। बिकॉज यहाँ पर आपके 5 के फैक्टर है, आपका 2 नहीं है बट 2 हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 की पावर 3 है तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 से डिवाइड किया। अब 43 इंटू 8 बन गया और नीचे आपका 10 का क्यूब मतलब 1000 बन गया। अब ये अगर मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करूं तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और वो हमारा क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो इसलिए हमेशा ऑलवेज रिमेंबर टू, अगर कोई नंबर अगर आपका टर्मिनेटिंग कब होगा,
जब नीचे उसके नंबर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 5 या फिर आपका 2 या फिर 5 दोनों में से अगर एक नंबर भी होगा तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। सपोज आपको नंबर दे रखा है 41/95, 41 हमने एज इट इज रखा और 95 को हमने लिखा 5 1 5 और यहाँ पर हमारा क्या बन गया 19। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5 तो है, बट इसके अलावा 2 के अलावा कोई और नंबर भी आ गया तो डायरेक्टली आप लिख दोगे कि हमारा कैसा नंबर है, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हमारा कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। तो यही वाला कंसेप्ट आपका यूज होगा आखिरी एक्सरसाइज में, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। काफी इजी टॉपिक है, आई नो आप फर्स्ट टाइम इस सारे टॉपिक्स को स्टडी करोगे। कुछ टॉपिक आपके लिए काफी नए हैं और कुछ टॉपिक आप ऑलरेडी स्टडी कर सकते हो अपने लोअर क्लासेस में। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। ये जस्ट आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पूरे टॉपिक्स का। इन सारे टॉपिक्स को हम पूरे डिटेल में भी स्टडी करेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आई होप आप सबको ये टॉपिक सारे समझ आ गए होंगे और आपने नोट डाउन कर लिए होंगे कि आपने कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए और अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट करें। आपके वो सारे कमेंट को हम ध्यान में रख के फर्दर हम डाउट सेशन रखें और देन उसमें हम आपके सारे टॉपिक को हम आगे क्लियर करेंगे। थैंक यू।